दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार के तौर पे स्थापित करना है। मेरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस कॉर्पोरेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें ये बनाती है। उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है और उनकी खुद की एक व्यवस्था है मार्केटिंग की, एक नेटवर्क है मार्केटिंग का। और 2025-2026 में उनका रिपोर्ट कार्ड ये है, इतना उन्होंने टर्नओवर किया है, इतना उनका प्रॉफिट है। ये इस सभी रिपोर्ट कार्ड के साथ हमें इस साल अपने आप को, अपने कॉर्पोरेशन को, अपने फैमिली को एक बिजनेस फैमिली करके स्थापित करना है, एस्टैब्लिश करना है। और इसके लिए फंडिंग के साथ साथ कई सारी चीजें हमें लगेगी, कई सारी व्यवस्थाएं लगेगी। आने वाले दिनों में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होगा कि सभी ये चीज जो है, एग्जीक्यूशन का सब कुछ काम सिर्फ प्रोफेशनल करेंगे, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी व्यवस्था हमें बदलनी है और वो है एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा ऐसा कम्युनिकेशन गैप बन चुका है। यानी हमें, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उद्योजक हैं, वो आसानी से मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनके बिजनेस आइडियाज हो या उनका बिजनेस का एग्जीक्यूशन हो या उनके कुछ ग्रीवेंसेस हो, उनको कुछ कहना हो, तो आज वो कर नहीं पा रहे। लेकिन ये सब व्यवस्था भी बदलने वाली। अभी इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का कम्युनिकेशन हमारे एमसीएल में आपको दिखाई देगा कि जैसे किसी दूसरे कॉर्पोरेट कंपनी में दिखाई देता है। जो सर्विसेज, जो सेवा आपको दिखाई देती है किसी दूसरी कंपनी में, वैसे ही सेवा, वैसे ही टाइप का कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आपको एमसीएल में दिखेगा। और दोस्तों, ऐसे ही ये काम भी होगा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स इनके द्वारा। और ऐसे ही लोगों के साथ ही हम बिजनेस भी एस्टैब्लिश करेंगे और इस साल हम अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके भी एस्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों, फंडिंग के बारे में फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा। हमने 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, 200 एमकोल प्रोजेक्ट और हमारे हर सदस्य के लेवल पे हमें जो बिजनेस का निर्माण करना है, उन सभी के लिए इस फंडिंग की व्यवस्था की है। अब जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होंगे, जैसे जैसे हम बिजनेस का काम करेंगे, ये सभी फंडिंग आपके सामने आएंगी। और दोस्तों, एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि ये जो फंडिंग है, ये एक डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, यानी कर्जा है जो कम इंटरेस्ट रेट पे हमें अवेलेबल हुआ है। और इसका मतलब यह है कि हमें मेहनत करके, काम करके, बिजनेस करके, प्रॉफिट द्वारा इस कर्ज को चुकाना है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है कि ये अभी चलती रहेगी। ये सिर्फ अभी ये जो फर्स्ट ट्रांच या फर्स्ट फेज जो हमने कहा, उससे भी आगे जाके जितना भी हमारा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल तक हमें जितनी भी फंडिंग आनी चाहिए, वो सभी फंडिंग इस व्यवस्था से हमेशा आती रहेगी। और जहां तक लायबिलिटीज और रिपेमेंट का सवाल है, तो दोस्तों इसके लिए एक टीम है, जो टीम इसके ऊपर काम कर रही है और उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। और वो व्यवस्था ये है कि हर हफ्ते, हर गुरुवार को हम ये लायबिलिटी के लिए डिस्बर्समेंट करेंगे। हर हफ्ते करेंगे, हर गुरुवार को करेंगे। जिस गुरुवार अगर कोई पब्लिक हॉलिडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द हमें पूरी लायबिलिटीज और रिपेमेंट भी पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सभी चीजें जो हमने शुरुआत की है, इतने बड़े परिवार का निर्माण किया है, ये सिर्फ फंडिंग, बिजनेस, लायबिलिटी इसके लिए है ही नहीं। एक बहुत ही बड़े महान उद्देश्य के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। हमें फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाना है जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करे। दोस्तों, जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, मोर देन 90% ऑफ द टाइम भारत ने हमेशा दुनिया का नेतृत्व किया है। हर क्षेत्र में दुनिया को सही राह दिखाई है। और आज की अगर हम बात करें तो आज तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। आज हमारे आजू बाजू जैसी परिस्थिति बनी हुई है, पूरी दुनिया में जैसी परिस्थिति बनी हुई है, बहुत जरूरत है आज फिर से भारत को नेतृत्व करने की। और बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, बात हर एक विषय की है, हर एक क्षेत्र की है। और सिर्फ भारत ही क्यों कर सकता है ये? क्योंकि भारत के पास वो ज्ञान है, भारत के पास वो परंपरा है जो शायद किसी दूसरे देश में इतना इवॉल्व नहीं है। तो भारत आज भी उस पोजीशन में, उस कंडीशन में है कि वो दुनिया को सही राह दिखा सकता है और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत आज है। और उसके लिए एग्जैक्टली हमें क्या करना होगा? तो हमें तो सिर्फ फोकस करना होगा इस 5E मिशन के ऊपर। दोस्तों, इस 5E मिशन, ये जो स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त ऐसी स्ट्रैटेजी है। हमें सिर्फ अपने ग्राम पंचायत, अपने तहसील लेवल पे इस 5E मिशन के ऊपर
फोकस करना है, उसके ऊपर काम करना है। और ये 5E मिशन सिर्फ अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए नहीं है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए नहीं है, तो उस क्षेत्र का सर्वसमावेशक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा विकास करने के लिए ये स्ट्रैटेजी। अगर हम मिलके हर राज्य में, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में ये काम करें तो हम अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, अपने देश को बेहतर करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जब हम इस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप को भी उस काबिल बनाना पड़ेगा। अपने आप को भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उसको फिर से उस स्थान पे लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें यह सीखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि अगर कोई देश कोई देश बेहतर करता है, किसी भी क्षेत्र में बेहतर करता है, तो वो कैसे करता है। अगर आज हम ये जो बात कर रहे हैं, अगर किसी देश ने अभी तक ऐसा कुछ काम किया है या किसी देश ने अपने आप को बेहतर किया है, तो कैसे किया है, इसके बारे में पढ़ना होगा। और सबसे अच्छा सोर्स ये समझने के लिए अगर कोई है तो वो है इतिहास। और इतिहास का मतलब ये नहीं कि हजारों साल पहले जो हुआ उसके बारे में पढ़ना, लेकिन आज के पहले कल भी, अगर कल तक अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो उसके बारे में भी पढ़ना, उसके बारे में भी समझना कि इस देश ने ये तरक्की कैसे की, और हम इसको पढ़ के हम क्या समझ सकते हैं, क्या ज्ञान हमें मिल सकता है, और उसका उपयोग हम अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं, और वो एग्जाम्पल है चीन का। चीन कोई महान राष्ट्र नहीं है, चीन हमारा आदर्श भी नहीं है। हम चीन, ऐसा नहीं है कि हमें चीन जैसा बनना है, हमें तो चीन और उसके आगे की जो इकोनॉमी है अमेरिका, उनके भी आगे निकल जाना है। ना ही चीन हमारा जैसे चीन कर रहा है, जैसे चीन बन रहा है, आदर्श हो रहा है, वैसे हमारा आदर्श भी। मैं सिर्फ चीन का ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं कि आज जिस परिस्थिति में चीन है, वो तरक्की चीन ने कैसे की, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। आज अगर हम देखते हैं तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई कि जहां चीन ने दिखा दिया कि वो बहुत ही तेजी से ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, कपड़ों से लेके, हर कोई चीज चीन जिस स्केल में बनाती है, जिस क्वालिटी से बनाती है, दूसरा कोई देश उसको आज कॉम्पीट नहीं कर रहा। इनफैक्ट रिसेंटली जो ट्रेड वॉर हुआ अमेरिका और चीन के बीच में, अभी इस ट्रेड वॉर में इसकी शुरुआत की अमेरिका ने। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर, सभी देश के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया बिजनेस के ऊपर, और बाद में 8 दिन के बाद ये सभी टैरिफ को उन्होंने होल्ड किया, स्थगित किया, सिर्फ एक देश को छोड़ के, वो था चीन। और आज तो परिस्थिति यह है कि वो अमेरिका ने चीन के सभी चीजों के ऊपर 245% इतना टैरिफ लगाया, और वही चीन ने अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के सभी जो गुड्स आते हैं, उन सभी वस्तुओं के ऊपर 145% इतना टैरिफ लगाया है। तो उन दिनों से अभी पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि ये चीन और अमेरिका, इनका ये ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, और इसके कई सारे परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन इन सभी वॉर में अगर कोई एडवांटेजेस पोजीशन में है तो चीन है। इन दोनों के बीच में जो व्यापार संबंध है, अगर उसकी हम पढ़ाई करें तो यह समझ में आता है कि जो चीजें अमेरिका से चीन में जा रही है, उसके लिए चीन को कई सारे ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम जो बल्क है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो वो चीन शायद किसी दूसरे देश से ले सकता है। लेकिन जो चीजें अमेरिका चीन से ले रहा है, वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कंपनियां अमेरिका स्थित है, लेकिन वो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करा के ले रही है चीन से। और जिस स्केल में, जिस क्वालिटी में चीन आज तैयार कर रही है, अगर वही अमेरिका को तैयार करने पड़े दूसरे देश से या अपने ही देश के ऊपर, तो उसको बहुत समय लगेगा, या अच्छा खासा समय लगेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ऐसी है कि कुछ चीजें तो ऐसी है कि जिसके चलते अमेरिका पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट है चीन के ऊपर, और वो है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स, वो है रेयर अर्थ। ये ऐसे मिनरल है कि जिनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनते हैं, ये ऐसे मिनरल है कि जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे सेमीकंडक्टर बनते हैं, और इसकी मोनोपोली है चीन के पास।
और ये लगते हैं आपके रोबोटिक्स में, इवन जेट फाइटर्स ऐसे विमानों में लगते हैं। तो अमेरिका वैसे डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। तो ये जो परिस्थिति है अभी, अगर आज हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन आगे जाएगा, कौन सुपर पावर बनेगा, या कौन बड़ी इकोनॉमी बनाना, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि चीन ने ऐसी प्रगति कैसी की, और वो क्या कारण थे कि चीन इतना बेटर काम कर रहा है। अगर हम इसके बारे में पढ़ाई करें, या आप इंटरनेट पे जाके अगर इसकी रिसर्च करें, सर्च करें, गूगल करें कि चीन के आज जो प्रगति हो रही है, चीन जो दूसरी बड़ी व्यवस्था बन चुकी है, उसका कारण क्या है, तो कुछ कारण आपको ऐसे दिखाई देंगे। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपको दिखाई देगा, वो है लेबर फोर्स। चीन की जो लेबर है वो डिसिप्लिन्ड है, वो एफिशिएंट है और लो कॉस्ट है। दैट इज नंबर वन कारण। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि चीन ने जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में तैयार करके रखा है, यानी रोड्स, रेल और पोर्ट्स, ये इतना जबरदस्त उन्होंने तैयार किया है कि इमीडिएटली लेवल पे वो मैन्युफैक्चरिंग करके किसी भी देश में वो पहुंचा सकते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी चीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत इनोवेशन टेक्नोलॉजी में चीन कर रहा है। और चौथा कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसी। आज चीन के साथ व्यापार करना बहुत ही आसान है, चीन में निवेश करना बहुत ही आसान है, तो ऐसी पॉलिसी उन्होंने बना के रखी। तो ऐसे कुछ कारण आपको दिखाई देंगे, और आपको यह भी दिखाई देगा कि चीन का जो ये विकास हुआ है, ये जो ग्रोथ उन्होंने की है, वो तो पिछले 30 सालों में की है। पिछले 30 सालों में एक्चुअली चीन इतना फास्ट, इतना डेवलप हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी जो कहानी है, ये चीन की ग्रोथ की जो कहानी, उसमें ये जो कारण है, ये जो कारण सिर्फ सुपरफिशियल है। जो असली कारण है कि जिसकी वजह से चीन आज इतनी प्रगति कर रहा है, वो इसके बहुत बियॉन्ड है, और बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कारण है, वो समझने चाहिए। और ये जो पूरी कहानी, ये सिर्फ 30 साल की नहीं है, ये 30 और उसके पीछे के 30, इतनी बड़ी ये कहानी है, समझते हैं दोस्तों। ओईसीडी नाम का एक संगठन है पूरी दुनिया में। ओईसीडी ये संगठन पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर, सबसे डेवलप्ड ऐसे देश है, उनका संगठन है। और उनके प्रमुख अर्थतज्ञ एंगस मैडिसन, उन्होंने एक किताब लिखी है, वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी इस किताब में उन्होंने इस पूरे चीज को, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब चीन की शुरुआत हुई, एक्चुअली भारत और चीन की शुरुआत एक ही समय पे। भारत की शुरुआत कब हुई? तो भारत की शुरुआत 1947 में हुई, हमें आजादी मिली। उसके पहले ब्रिटिश रूल था, तो 1947 के बाद भारत की शुरुआत हुई। वैसे ही चीन की शुरुआत 1949 में हुई। 1949 के पहले चीन के अंदर बहुत सिविल वॉर था, इतना भयंकर। 1949 में पहली बार पीआरसी की स्थापना हुई। पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना, और उसके बाद चीन की शुरुआत हुई। लेकिन इन दोनों की जब शुरुआत हुई, तो इनका कंपैरिजन अगर हम करेंगे, तो भारत बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में था। अगर हम 1950 की बात करें, तो भारत के पास जो रेल नेटवर्क था, रेलवे का नेटवर्क था, वो चीन से 3 गुना था। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है आकार मान में, लेकिन वहां जितना रेलवे था, उससे 3 गुना रेलवे नेटवर्क भारत में था। भारत में कई सारी इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी, और यहां तो चीन में कुछ भी नहीं था, नामो निशान नहीं था किसी इंडस्ट्री का। यहां जो आयुर्मान था, या एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे बोलते हैं भारत में, वो चीन से 5-6 साल ज्यादा थी। यानी अच्छी खासी जिंदगी थी कंपेयर टू चीन। महिलाओं का इतना बुरा हाल चीन में था, आज हम जो तालिबान में देखते हैं उससे बहुत भयंकर। इनफैक्ट ये किताब में एंगस मैडिसन ये लिखते हैं कि उन दिनों 1950s में, उस टाइम के जो सबसे अनडेवलप्ड ऐसे अफ्रीकन देश थे, और उसके बाकी सभी इंडेक्सेस, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बाकी सभी ह्यूमन इंडेक्स में चीन इतना खराब था कि सबसे बैकवर्ड ऐसे देश से भी खराबी चीन में थी। तो फिर इस आगे जैसे चीन की शुरुआत हुई, तो पहले 30 साल चीन ने एक स्टेडी ग्रोथ की। 30 साल लगे चीन को भारत के लेवल पे पहुंचने के लिए। 1950 से लेके 1980 तक, यानी इस 30 साल में चीन ने जो प्रगति की, तब वो भारत के समान में पहुंचा, और वो था 1980 में। तो 1980s में
भारत और चीन ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम लेवल पे थे। लेकिन इस 30 साल में अब चीन ने सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं की, चीन ने कुछ ऐसा काम किया कि चीन ने ये जो प्रगति आज हम देख रहे हैं उसके लिए बहुत जबरदस्त ऐसे फाउंडेशन का निर्माण किया, ऐसा फाउंडेशन कि जिसके चलते फिर चीन ने इतनी बड़ी इमारत तैयार की। और वो क्या था? तो वो था कल्चरल रिवॉल्यूशन। दोस्तों 1950s में चीन के लोग बहुत ही भयंकर थे, कोई कोई एजुकेटेड नहीं था, सब ड्रग एडिक्टेड थे, पूरा डिस्क्रिमिनेशन था, महिलाओं को तो पूरा कुछ सिविल राइट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे इसमें 30 साल में सबसे पहला फोकस जो चीन ने किया वो अपने लोगों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, और उस लोगों में, उस समाज में कुछ संस्कृतियों का निर्माण किया, कुछ संस्कृतियां बनाई कि जिसके चलते वो आज यहां तक पहुंचा है। सबसे पहले चीन ने क्या किया? तो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर चीन ने कुछ की होगी तो वो थी शिक्षा, एजुकेशन। चीन ने सबसे ज्यादा काम अगर उस 30 साल में कुछ किसी चीज के ऊपर किया होगा तो वो था एजुकेशन, पढ़ाई, साक्षरता मिशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इलिटरेसी कैंपेन ऐसा उन्होंने चलाया। दोस्तों ऐसा देश जहां जिनकी इकोनॉमी बहुत ही लो है, ऐसी परिस्थिति में अगर आप एजुकेशन के ऊपर, पहले तो एजुकेशन के ऊपर अगर काम करते हो तो ये कुछ बिजनेस सेंस नहीं, उससे थोड़ी आपको प्रॉफिट मिलता है, उसे प्रॉफिट नहीं मिलता। और दूसरी ऐसी परिस्थिति में जब आप करते हो, जब पूरी भारत, जब आपके लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल रुचि नहीं है आपकी पढ़ाई में, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और वैसे काम चीन ने किया। पूरा फोकस उन्होंने इस एजुकेशन के ऊपर किया। दोस्तों आज अब एक चित्र जो आप देख रहे हैं, पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली पिक्चर है एक दौड़ का, एक कंपटीशन रेस है वो, और उसमें ये जो पार्टिसिपेंट है दौड़ने वाले, उनको ये बताया गया है कि आपको एक पेज पूरा लिखना है, और जब आपको पेज पूरा हो जाएगा तभी आप चालू कर सकते हैं। यानी इतना स्ट्रॉन्ग लिटरेसी का कैंपेन था। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको पढ़ना लिखना कंपलसरी आना चाहिए, ऐसा कंपल्सन पूरे देश में हुआ। इतना ही नहीं, चाइनीज सोल्जर्स जो चल रहे थे उनके पीछे आप देखेंगे तो जो बैग्स थी, वो बैगों में भी उन्होंने लिखा, यानी जब भी आप जाओगे कहीं भी तो चलते चलते आप पढ़ाई करो, ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, जो कुछ नहीं, तो वो जो कुछ कर रहे थे वहां आपको पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो गाय भैंसे या बकरियां चरा रहे हैं, वहां भी चराते चराते आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इनफैक्ट वो समय ऐसे था कि जो कुछ देश में चलता था, कुछ प्ले चलते थे, सिनेमा चलते थे, सबसे महत्वपूर्ण थीम कोई थी तो वो थी साक्षरता। हर पॉसिबल वे में उन्होंने साक्षरता का प्रसार किया। और यही नहीं कि जो जो लोग इसको बताते थे वो उसके बाद पढ़ाते भी थे, खुद भी पढ़ाते थे, पढ़ते थे, पूरी तरह से कंपल्सन था, और वो पढ़ाते भी थे। तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना। और दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया 30 सालों में, तो ये पढ़ाई, ये पढ़ना, ये उनका भी कल्चर बन चुका है। और पढ़ाई यानी सिर्फ किताबी की पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई यानी सिर्फ हम स्कूल कॉलेज में जो करिकुलम का करते हैं उसकी पढ़ाई नहीं, लेकिन कोई भी चीज का ज्ञान लेना, कोई भी चीज अगर हो तो उसके बारे में समझना, उसके बारे में ज्ञान लेना, उसके बारे में पढ़ाई करना, उसके ऊपर काम करना, अभी उनके संस्कृति का भाग, हिस्सा बन चुका है, उनका कल्चर बन चुका है। और ये सबसे महत्वपूर्ण निवेश उस टाइम पहले 30 साल में चीन ने किया, और उसका परिणाम आज ये है कि हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी पेटेंट आज की तारीख में फाइल हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा चाइना से हो रहे हैं। पेटेंट यानी आप समझते हो, नई खोज, इनोवेशन के बारे में पेटेंट होता है। तो अंतरराष्ट्रीय पेटेंट में नंबर 1 आज चीन है। ये 2018 की फिगर है, 18 का 17 की फिगर है, लेकिन 18 में उपलब्ध हुई है। तो चीन के अगर आप देखेंगे तो उनके पेटेंट 13,81,000 है। 2 नंबर पे अमेरिका है जो आधे से कम है, 6,06,000, और हमारे पास 46,000 जो है 50,000 से कम है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये भी संस्कृति है। ये कोई भी किसी भी एज में आप हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन किसी भी नई चीज के बारे में पढ़ना, सीखना, वो जुनून, वो पैशन बन चुका है उनकी, पढ़ाई सिखाई, ये उन्होंने काम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने रूरल हेल्थ के ऊपर। चीन एक ऐसा देश है ना कि जहां बहुत बड़ा डिजर्ट है, यानी चीन हमसे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन हमारे पास ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है उनसे।
इसका मतलब उनकी बहुत सारी जो लैंड है वो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, और ऐसे डेजर्ट में छोटे छोटे गांव है, यहाँ वहां है, उनकी हेल्थ के बारे में परिस्थिति बहुत खराब थी। तो उन्होंने क्या किया कि तो उन्होंने उस गांव में जो लोग रहते थे, जो किसान रहते थे, उनको ट्रेनिंग दी, मेडिकल ट्रेनिंग, 6 महीने 9 महीने अच्छी प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग दी, और फिर उनके पास शहरों में दी, और वो ट्रेनिंग लेके फिर उन्होंने उनको गांव में भेजा वो मेडिकल किट के साथ। इनको कहा गया बेयर फुट डॉक्टर्स, यानी नंगे पांव के डॉक्टर्स। क्यों नंगे पांव के डॉक्टर्स? क्योंकि ये सभी किसान थे जो नंगे पांव खेती में काम करते थे, और उनको ही उन्होंने डॉक्टर बनाया। उनके पास वो मेडिकल किट दिया, और जो जाते, और कई सारी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से चीन में बहुत सारी बीमारियां भी थी, उनकी मृत्यु का प्रमाण भी ज्यादा था, वो बहुत सारी चीजों को उन्होंने एलिमिनेट किया इस चीजों की वजह से। बेयरफुट डॉक्टर्स यानी ऐसे डॉक्टर जो अपना किसान का काम भी करते थे, खेतों का काम करते थे, और उसके साथ साथ गांव की वो भी काम करते थे। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कैंपन, एक पहल की शुरुआत की, वो जो थी एजुकेटेड यूथ, या सेंड डाउन यूथ ऐसे भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इतने ज्यादा गांव थे, इतना बड़ा क्षेत्र थे, और जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो शहरों में रहा करते थे। तो उन्होंने ऐसी पहल की कि आप अपने जिंदगी का कुछ समय, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा समय आप उस गांव की तरक्की के लिए दो। आप नहीं जाओगे तो कौन करेगा इस सब का? ऐसी एक पहल उन्होंने तैयार की, और उन्होंने एक ही उनके पीछे सोच थी जो उन्होंने सबको बताई कि अगर एक जनरेशन एक काम करती है, अगर एक जनरेशन अपनी जो पढ़ाई लिखाई या अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो पूरा देश बदल सकता है, और वो हुआ। आज वहां के बहुत सारे लोग तो इस पहल के ऊपर चले, कहीं कहीं उनको फिर लीगली वो थोड़े से पॉलिसी में उनको करना पड़ा और भेजना भी पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ऐसा हुआ कि आज ये भी कहीं ना कहीं उनके संस्कृति का हिस्सा बन चुका है कि देश के लिए अगर कुछ करना है तो हमें एक होना पड़ेगा, हमें काम करने होंगे जो काम जरूरी है। तो कई सारे ऐसे लोग जो अच्छे अच्छे शहरों में थे, वो पूरे फैमिली लेके गांव में चले गए और ये करने लगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था उन्होंने किया। इनफैक्ट महिलाओं का सक्षमीकरण अगर देखेंगे तो वो प्रदेश जहां तालिबान से बहुत भयंकर ऐसी परिस्थिति थी, आज के यहाँ महिलाओं का सक्षमीकरण इस तरीके से वहां हुआ है कि पूरी दुनिया में जितने भी सेल्फ मेड वुमन बिलियनर है, देखिए सेल्फ मेड यानी खुद से बनने वाले उद्योजक, बिलियनर, महिला बिलियनर जो पूरी दुनिया में है, आज की तारीख में पूरी दुनिया की उस महिलाओं में दो तिहाई चाइनीज है। तो ये कहीं ना कहीं बिकॉज ये संस्कृति, ये कल्चरल जो रिफॉर्म हुआ उसकी वजह से, यानी इक्वल राइट्स, और वहां हर काम आज वहां चीन में महिलाएं करती है। आज भी अगर हम देखेंगे ना तो कई सारे ऐसे काम जो बाकी के देशों में सिर्फ पुरुष करते हैं वो महिलाएं चीन में करती है। तो ये अभी उनका कल्चर बन चुका है, और इसी कल्चर की वजह से, इसी चीज की वजह से वो जो ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो बेसिकली जो पहले 30 साल जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, न देखते समझते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण थे। चीन ने क्या किया? अपने लोगों के ऊपर निवेश किया, अपने समाज के ऊपर निवेश किया, और ये जो लोग हैं ना, यही बेसिकली देश को बनाते हैं। वो चीन हो, वो अमेरिका हो, वो जापान हो, ये लोग हैं, लोग में जो संस्कृति है जिसकी वजह से ये देश बने। हम कहते हैं कि हमारे पास या किसी भी देश में जो भी रिसोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, बाकी कोई भी हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स अगर देश को बेहतर बनाने के लिए कोई होता है तो लोग। इस आज के वेबिनार में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं तो वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं लोग जो देश को बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है लोग जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए उस 30 साल में आप देख सकते हैं कि ऐसा समाज जो पूरा डिसीजन था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जहां ग्रुपिज्म था, जहां ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, ऐसा समाज, और जो बहुत वायलेंट था, सिविल वॉर सब चल रहे थे, ऐसा समाज फिर उन्होंने इस समाज में तब्दील किया जो एजुकेटेड है, जो इक्वल है, जो यूनाइटेड है, जो सेल्फ अवेयर है, डिसिप्लिन है। और इस समाज की वजह से आज वो देश की तरक्की जो है वो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली लोग जो है उन्होंने सब कुछ इस बदल को किया है।
यही आज की सीख है। और ये जो काम हम कर रहे हैं, देखो 5E मिशन जो बेसिकली जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा एक्शन प्लान नहीं है कि हम हमारे ऑफिस में बैठेंगे और वो एक्शन प्लान बनाएंगे बिजनेस का और आपको देंगे और बताएंगे कि ये काम करना है करके, बिल्कुल नहीं। 5E मिशन तो एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है लोगों का, एक प्लेटफॉर्म है लोगों का, जहां लोग अपने उस इलाके को, अपने उस एरिया को, क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, ये लोग डिसाइड करें। 5E मिशन तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां कम से कम 60% लोग इकट्ठा आए और अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर काम करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोग बनाएंगे, लोगों के लिए बनाएंगे, और वो लोगों का ही होगा। और दोस्तों, जहां तक संस्कृति की बात है ना, हम उस देश में हैं, हमारा वो देश है ना, कि हमारे लिए देश के लिए कुछ करना, ये हमारे खून में है, ये हमारे जज्बे में है। यानी हमने जब जब ब्रिटिशों का रूल था, हमने हंसते हंसते गोलियां खाई, फांसी के ऊपर चढ़ गए, ऐसा हमारे अंदर जुनून है जो सिर्फ हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है। दोस्तों, 5E मिशन वो चीज है कि हमें बस उस जोत को जलाना है जो ऑलरेडी है। जिस जिस कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने देखा एग्जांपल चीन में, अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो हमारी परंपरा है, हजारों सालों का हमारी परंपरा है। हमें सिर्फ हर माइंड में, हर व्यक्ति में उस जोत को जलाना है। बस उस जोत अगर हम सब में जला पाए तो मिलकर एक बहुत बड़े क्रांति का निर्माण होगा। और यही क्रांति हमें अपने देश को दुनिया के नंबर वन अर्थव्यवस्था, नंबर वन देश बनाएगी, और हमारा देश फिर से उस स्थान पे जाएगा जहां हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया को एक सही राह दिखाएगा।